हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय यूमी। आज की स्टोरी हमारे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर की है, जहां पर पहाड़ तो हैं, जहां पर वादियां तो हैं, लेकिन सन्नाटा मौत जैसा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर जोगिंद्रनगर की ये कहानी है। दो दोस्त दीपक कश्यप और हरमनदीप सिंह चंडीगढ़ से जोगिंद्रनगर ये घूमने के लिए गए थे। दरअसल दीपक कश्यप जोगिंद्रनगर का ही था, लेकिन जब ये छोटा था तो इसके पेरेंट्स चंडीगढ़ मूव कर गए थे। तो जोगिंद्रनगर ये आता जाता था, लेकिन ओकेजनली, लाइक 4-5 साल में एक आधी बार हो गया। दीपक को इसी वजह से पहाड़ों से थोड़ा लगाव भी था, क्योंकि वो उसकी रूट्स पहाड़ी थे, लेकिन वो रहा चंडीगढ़ में ही बचपन से। तो उसको पहाड़ों में घूमना फिरना बहुत पसंद था। जब वो कॉलेज टाइम पढ़ते थे, उन्होंने पहले प्लान सेट कर दिया था कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए अपने गांव जाएगा। तो इसके लिए वो हरमनदीप को भी कहता है। हरमनदीप भी उसकी बात पे एग्री करता है और उसके साथ चंडीगढ़ से जोगिंद्रनगर उसके गांव घूमने के लिए निकल पड़ता है। जिस दिन इन्होंने चंडीगढ़ से जोगिंद्रनगर के लिए निकलना था, उस दिन दीपक कश्यप के पेरेंट्स ने उसको जल्दी निकलने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी वो दोपहर के 12-1 बजे के आसपास वहाँ से निकलते हैं। दरअसल दीपक कश्यप के पेरेंट्स इसलिए उसको जल्दी जाने की सलाह दे रहे थे कि पहाड़ी रास्ता है आगे, आपको जाते जाते अंधेरा ना हो जाए, और अगर अंधेरा हो जाएगा तो घर भी जो सड़क है उससे थोड़ा दूर है, तो तुम्हें अंधेरे में वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ जाएगा। ये अपनी ही गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन दीपक को जोगिंद्रनगर का रूट नहीं मालूम था। जोगिंद्रनगर जाने के 2-3 रास्ते हैं। तो दीपक जो है गूगल मैप से जोगिंद्रनगर की नेविगेशन लगाता है। जो जोगिंद्रनगर का रूट है, जो वाया चंडीगढ़ होके वाया मंडी होके जोगिंद्रनगर जाता है। लेकिन वो क्या करता है कि गूगल मैप के नेविगेशन के हिसाब से रूट फॉलो करता है। जो रूट उसको दिखा रहा था वो वाया बिलासपुर सरकाघाट होके जोगिंद्रनगर दिखा रहा था। तो वो उस रूट पे जाता है। रूट लंबा तो था, लेकिन लंबे के साथ साथ बहुत मजेदार भी था। अच्छे अच्छे पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, सिंगल रोड था, लाइक लगभग सिंगल रोड ही था। आके स्वारघाट से बिलासपुर सिंगल रोड था। बिलासपुर से मतलब ऑलमोस्ट रूट जो था वो सिंगल रूट था। कोई डबल लेन नहीं थी, कोई 4 लेन नहीं थी, जिससे कि उनको टाइम तो लगना ही था, अंधेरा तो होना ही था। अच्छा, ये अपना सफर एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो अंधेरा भी अब हो चुका था और इनको भूख भी अच्छी खासी लगी हुई थी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक धर्मपुर नाम की जगह आती है। तो ये धर्मपुर में कच्चा चिकन खरीदते हैं और अपनी दारू वारू की बोतल लेते हैं। इनका प्लान था कि घर पहुंच के ये अपने आप चिकन बनाएंगे और पार्टी अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो आगे इनका इंतजार कर रहा था वो बहुत ही भयानक और अविश्वसनीय था। धर्मपुर से जोगिंद्रनगर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की है, और ये धर्मपुर से जब निकले थे, वहां से तकरीबन 20 या 22 किलोमीटर बाद इनकी गाड़ी जो है धक्का लगकर बंद हो जाती है। धक्का लगकर मतलब खड़खड़ करके बंद हो जाती है। जो इनकी गाड़ी बंद हुई थी वो प्रॉपर एक फॉरेस्ट एरिया में बंद हुई थी। अगल बगल सिर्फ जंगल था, कोई भी घर नहीं, कोई भी इंसान नहीं थे। गाड़ी के बंद पड़ते ही ये दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। ये इसलिए शॉक थे, इनकी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल न्यू गाड़ी थी, और वो ऐसे जगह बंद हुई थी जहां पर कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी मकान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर फॉरेस्ट एरिया था और अंधेरी रात थी। दीपक गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो इग्निशन नहीं उठा रही थी, तो हरमन जो है गाड़ी के नीचे उतरता है और गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी वहां से हिल नहीं रही थी। और चौंकाने वाली बात ये थी कि गाड़ी जहां पे खड़ी थी वहां पे ढलान थी। ढलान मतलब बिल्कुल ऐसे नीचे को सड़क जा रही थी। तो गाड़ी वहां पे अगर न्यूट्रल भी छोड़ देते तो भी गाड़ी वहां से रुड़कती हुई नीचे जाती, लेकिन गाड़ी वहां पे बिल्कुल फ्रीज हो रखी थी। हरमन जब गाड़ी को धक्का लगा रहा था, जो सड़क है, सड़क के ऊपर वाली साइड झाड़ियां थी, तो वहां से हरमन को झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आती है। पहले तो हरमन को ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने ये अपने मन में सोचा, वहां से झाड़ियों की तरफ से ही किसी के फुसफुसाने और अजीब सी मतलब रोने की आवाज आने लगी। हरमन चिल्ला के पूछता है कि कौन है उधर।
जैसे ही ये उसने बोला झाड़ियों की तरफ से आवाज आनी बंद होगी। लेकिन उसको दीपक पूछता है कि भाई क्या हुआ। वो कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि झाड़ियों पे कोई है और वो मतलब अजीब सी तरह से रोने की आवाज निकाल रहा है। जो दीपक है वो भी गाड़ी से बाहर आता है और वो देखते हैं कि हो सकता है कि कोई चोर ना हो या कोई ऐसा कुछ ना हो। तो वो झाड़ियों की तरफ जाते हैं, पत्थर नीचे से पत्थर उठा के झाड़ियों की तरफ मारते हैं। लेकिन झाड़ियों में से कोई भी नहीं था। अगर कोई जानवर भी होता पत्थर से झाड़ियों से बाहर जाता या वहां से भागता, लेकिन वहां से कोई भी नहीं निकला। अब दीपक कहता है कि अरमान भाई रिलैक्स कर, कोई नहीं है, तेरा वहम होगा, चल गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कोशिश करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने की। इतना कहने के बाद दीपक और हरमन गाड़ी के पास आ जाते हैं। दीपक कहता है हरमन को कि भाई तू स्टीयरिंग पे बैठ, मैं बोनट पे चेक करता हूँ कि कोई वायरिंग वगैरह का इशू तो नहीं है, तू गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करना। जब दीपक बोनट खोल के इंजन चेक कर रहा होता है तब उसको भी वहाँ झाड़ियों की तरफ से किसी की रोने की आवाज़ और किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती है। अब दीपक को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे पक्का कोई ना कोई चोर है। दीपक हरमन को गाड़ी से बाहर बुलाता है और पूछता है कि भाई तुझे भी किसी के रोने की आवाज़ आ रही है क्या। हरमन कहता है कि भाई अब तो नहीं मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही। कहता भाई मुझे अभी भी सुनाई दे रही है यहाँ झाड़ियों की तरफ से। तो ये दोनों क्या करते हैं कि पत्थर उठाते हैं और फिर से झाड़ियों की तरफ फेंकते हैं। अगेन जो आवाज़ आ रही थी वो तो नहीं आ रही होती अब दीपक को, लेकिन वहाँ झाड़ियों में से भी कोई निकलता नहीं है। तो ये भी अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोई है भी या फिर ये इनका दोनों का ही वहम है। तो ये फिर से अब अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और हरमन को कहते हैं भाई चिल कर, या तो कोई हो सकता है कि कोई हमारे साथ कोई शरारत कर रहा है या तो फिर हमारा ये हो सकता है कि वहम है। अक्सर पहाड़ों में होता है कि जब हम ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे इल्यूजन से महसूस होते हैं। लेकिन हरमन को ये एहसास था कि भाई ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। उसको प्रॉपर ये एहसास हो चुका था कि हमारे अलावा भी यहाँ पे कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ अननोन आइडेंटिटी है यहाँ पर। दोनों दोस्त गाड़ी के पास खड़े हुए थे, काफी अंधेरा था, जंगल था, तो वो दोनों बाहर खड़े हुए थे एक इस एहसास पर कि यहाँ से शायद कोई गाड़ी क्रॉस करे, हम उससे हेल्प लें। जैसे ही वो मतलब एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे तब हरमन को ऐसा फील होता है कि इधर कानों पे किसी की सांसें फील होती हैं उसको और गरम गरम महसूस होता है उसको। वो एकदम से चिल्लाता है कि कौन है। दीपक कहता है कि भाई क्या हो गया। कहता है यार इधर है, मेरे को फील हुआ कि मेरे को किसी की सांसें फील हुई यहाँ पर। अब दोनों अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला के इधर उधर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखता। वो प्रॉपर चेक कर लेते हैं, चारों तरफ गाड़ी के घूमकर चेक कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखता। हरमन दीपक को कहता है कि भाई तू गाड़ी की स्टार्ट करने की कोशिश कर, मैं दोबारा से धक्का लगाता हूँ, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। हरमन पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का लगा रहा था, लेकिन गाड़ी जो है बिल्कुल जमी पड़ी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। हरमन को ऐसा एहसास होता है कि पीछे से वो उसको कोई बुला रहा है। हरमन एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता है कि क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी जैसे आगे को खड़ी है तो वो सड़क के पिछली साइड को चलता जा रहा था। दीपक ने जब नोट किया साइड मिरर से कि हरमन जो है पिछली साइड को चल रहा है, तो वो गाड़ी से फटाफट बाहर निकलता है और दीपक हरमन को आवाज़ लगाता है, लेकिन हरमन उसकी आवाज़ सुनता भी नहीं, इवन पीछे पलटकर देखता भी नहीं। अब दीपक हरमन के पीछे पीछे आता है और थोड़ा तेज तेज से वो चलता है ताकि वो हरमन को मतलब वहाँ पे रोक सके। अब जैसे जैसे जितना वो तेज चले उससे ज़्यादा तेज अब हरमन चल रहा था। दोस्तों सोचो ये दृश्य कितना ही डरावना होगा जब दीपक हरमन के पीछे अंधेरी सड़क पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और हरमन को पता नहीं क्या हो चुका था। वो चला जा रहा था, बस चला जा रहा था और दीपक की मानो उसको कानों पर आवाज़ भी नहीं पहुंच रही थी। दीपक ने बहुत कोशिश करी हरमन को रोकने की, लेकिन हरमन बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। अब दीपक क्या करता है कि उसने छोटे छोटे पत्थर लिए और हरमन की तरफ भी फेंके, लेकिन दोस्तों उसको कोई भी असर नहीं हो रहा था हरमन को। तकरीबन 500 मीटर चलने के बाद हरमन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। दीपक हरमन के पास जाता है। हरमन नीचे बेहोश गिरा हुआ था। जैसे तैसे दीपक हरमन को होश में लाता है और उसको पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ था, तू मेरी आवाज़ भी सुन नहीं रहा था, तुझे ऐसा क्या हुआ था कि तू इतने दूर चल के आ गया।
तो हरमन बताता है कि भाई मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे मेरी दादी दिख रही और वो मुझे अपने पास बुला रही थी। दरअसल हरमन की जो दादी थी उसकी डेथ 2 साल पहले हो गई थी और हरमन का अपनी दादी के साथ लगाव अच्छा था। तो दीपक कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू खुद बता कि यहाँ पे तेरी दादी क्या करेगी, और तेरी दादी की डेथ 2 साल पहले हो चुकी है, तेरा वहम है भाई, तू इतने दूर आ गया चल के और तू समझ तेरा ये वहम है। अच्छा चल अब चलते हैं, अब गाड़ी के पास चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर, पानी पुनी पी, अब हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि अपोजिट उनके एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी और उनकी गाड़ी के पास 2-3 लोग खड़े हुए थे। पहले तो दीपक उनको देखकर ऐसा दीपक को लगा कि ये शायद चोर है, पर जैसे ही उसको एक बुजुर्ग बंदा दिखता है तो अब उसको लगता है कि नहीं भाई ये जेन्युइन बंदे होंगे, तो वो अब भागकर उनके पास आ जाता है। भागकर उनके पास आने के बाद वो जो लोग थे, 2-3 लोग थे, वो उनको दीपक बताने की कोशिश करता है कि भाई हमारी गाड़ी जो है ख़राब हो चुकी है और यहाँ से हिल भी नहीं रही। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम भी इसी का वेट कर रहे थे, तुम लोग कहाँ थे, हम तुम्हारी मदद कर लेते हैं, हम गाड़ी को साइड कर लेते हैं, एटलीस्ट सड़क जो है गाड़ी क्रॉस करने लायक हो जाए। तुम ऐसा करो कि गाड़ी के अंदर बैठो, हम गाड़ी को धक्का देते हैं ताकि गाड़ी आपकी साइड हो जाए और गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर जाए दूसरी। जैसे ही दीपक अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है वो देखता है कि जो पिछली सीट थी गाड़ी की, वहाँ पे मतलब चिकन ही चिकन हो रखा है। जो चिकन की हड्डियाँ थी वो पूरी सीट में फैली हुई थी और चिकन किसी ने आधा आधा, जैसे मांस खाते हैं, आधा आधा मांस खाकर हड्डियाँ वहीं पर घिरी हुई थी। और दोस्तों हैरानी वाली बात ये है कि वो कच्चा चिकन था। दीपक को कुछ भी समझ नहीं आया और वो चिल्लाता हुआ बाहर निकल आया अपनी गाड़ी से। तो जो लोग थे वो दीपक को पूछते हैं कि क्या हुआ। वो गाड़ी के अंदर की तरफ इशारा करता है और जो लोग थे वो गाड़ी के अंदर तरफ देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर तरफ देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर होगा जो मतलब ऐसा खिलारा डाल के चला गया। लेकिन वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था, वो दीपक और हरमन से पूछता है कि तुम ऐसे गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो दीपक उस बुजुर्ग आदमी को सारा कुछ इंसिडेंट बताता है जो हरमन के साथ हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी ने दीपक की बात ध्यान से सुनी। दीपक की बात खत्म होने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने दीपक और हरमन को चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए कहा कि बेटा किसी चेले के पास दिखा देना कल सुबह। चेला बेसिकली जो होता है वो पहाड़ी तांत्रिक होता है, पहाड़ों में उसको चेला बोलते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने दीपक को बोला कि भाई तुम लोग सवेरे चेले को दिखा लेना, जो भी ये चीज़ है जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है वो अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो रोज़ तुमसे चिकन की डिमांड करेगी। अगर तुम उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो वो तुम्हें भी मार देगी। दीपक और हरमन को उसकी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी उसकी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। बुजुर्ग आदमी कहता है अगर सही समझ रहा हूँ तो तुम्हारी गाड़ी अब स्टार्ट होएगी, तुम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने ये सब कहा उसके बाद दीपक अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। अब दीपक और हरमन हैरान थे, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उनको फिर से यही चेतावनी देता है कि अभी जहाँ जा रहे हो चले जाओ, लेकिन कल सुबह किसी चेले को दिखा लेना। दोस्तों ये जोगिंदर नगर अपने गांव गाड़ी से आ तो जाते हैं, लेकिन जो अगला दिन था, मतलब जो अगली रात थी, वो रात इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी अविश्वसनीय जैसी होने वाली थी। हुआ यूँ कि रात को जब दीपक और हरमन सो रहे थे तो इनके जो रूम था उसके पीछे ठीक छोटी मोटी झाड़ियाँ थी और झाड़ियों के पीछे खेत ही खेत थे और जो मतलब झाड़ियों की तरफ विंडो थी इनके रूम की। तो उन झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो ये सब दीपक ने सुना तो उसने हरमन को कुछ भी नहीं बोला। हरमन मतलब सो रहा था, अच्छी नींद ले रहा था। दीपक को ये आवाज़ सुनाई दी रोने की, वो चुपचाप बैठा सोया रहा, उसने हरमन को कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद कुछ मतलब 1 या 2 मिनट बाद अब जो विंडो है वहाँ से कोई खटखटाता है
अब जैसे ही किसी ने खटखटाया ये, तो दीपक ने पटाख से हरमन को उठाया कि भाई खिड़की पे कोई है। जैसे ही हरमन उठा, उन्होंने पहले उठते ही सबसे पहले टाइम देखा तो रात के लगभग 12 या 1 बज रहे होंगे। उठने के बाद उन्होंने विंडो ओपन करी और वो झाड़ियों की तरफ फ्लैश, मतलब जो फ़ोन की फ्लैश थी उससे देखा, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो फिर से अपना विंडो बंद करते हैं और रूम पे आ जाते हैं, मतलब अपने बेड पे आ जाते हैं। अब जैसे ही ये अपने बेड पर आ जाते हैं दोनों सोने के लिए, तो फिर से उस विंडो की तरफ से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ और खटखटाने की आवाज़ आती है। अब ये दोनों पूछते हैं कि भाई कौन है बाहर, लेकिन बाहर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही इन्होंने ये पूछा तो तकरीबन 20-30 सेकंड के लिए वो खटखटाने की आवाज़ बंद हुई और फिर से चालू होगी। अब दोनों ये फिर से विंडो के पास जाते हैं और विंडो को ओपन करके देखते हैं, लेकिन फिर से इनको कोई भी नहीं दिखता। अब ये अच्छे से चेक करने के बाद फिर से विंडो को बंद करते हैं और फिर से बेड पे आ जाते हैं। जैसे ही वो बेड पर आते हैं, फिर से विंडो पे खटखटाने की आवाज़ आती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कौन है। दोस्तों, ये दोनों ही पिछली रात जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ वो भूल चुके थे और उस बुजुर्ग की दी हुई वार्निंग को भी भूल चुके थे। ये घर के पीछे उस झाड़ियों के पास आ जाते हैं और अब सर्च करने लगते हैं कि भाई कौन है और इनके साथ ऐसी अजीबोजीब हरकतें क्यों हो रही है। झाड़ियों को अच्छे से सर्च करने के बाद दीपक की नज़र झाड़ियों के सामने एक पेड़ था उस पर पड़ी। तो भाई साहब, जो उसने उस पेड़ पर देखा, उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसकी हार्ट बीट भी जोर जोर से धड़कने लगी। वो हरमन को बोलता है कि भाई वो देख पेड़ पर क्या है। तो हरमन ने भी उस पेड़ पर जो देखता है, वो देखने के बाद वो दोनों, मतलब उनकी बॉडी ऐसे ऐसे कांपने लग जाती है। दरअसल उस पेड़ पर एक सफ़ेद बालों वाली एक औरत उल्टा लटकी हुई थी, जैसे चमगादड़ लटकती है वैसे। अब ये उसको देखने के बाद अब कोशिश करते हैं कि वो अंदर, घर के अंदर भाग जाए, लेकिन ये सिर्फ कोशिश करते हैं, ये भाग नहीं पा रहे थे। मतलब कि ये एक ऐसे इल्यूजन में फंस गए, जैसे मानो कि इनका मन में चल रहा है कि ये पूरी तरह से भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी बॉडी वहाँ पे स्टक थी, ये बिल्कुल भी भाग नहीं रहे थे। लेकिन इनके मन में ऐसा था कि ये भाग रहे हैं, भाग के फिर उधर आके खड़े हो रहे हैं, फिर वहाँ से फिर भाग रहे हैं, फिर उधर खड़ रहे हैं। ये सिर्फ उन पे, मतलब उनके दिमाग पे उपज थी, दोनों के दिमाग पे ऐसी उपज थी, लेकिन वो भाग नहीं रहे थे, वो उनकी बॉडी वहीं पे स्टक थी। अब ये तन से मन से बिल्कुल थक चुके थे। जो चीज़ पेड़ पर लटक रही थी वो इनके पास आती है और हरमन के पास आकर गायब हो जाती है। हरमन अब अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो दीपक को कहता है कि मुझे मांस खाना है, मांस लेके आओ। दीपक कहता है कि भाई मैं कहाँ से लेके आऊँगा और तू क्या ये इस सिचुएशन में अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वो कहता है कि भाई मुझे मांस खाना है, इस वक्त मुझे मांस खाना है और मुझे मांस लेके आओ। दीपक ने नोट किया जो हरमन की आवाज़ है वो दरअसल उस आवाज़ में बोल ही नहीं रहा था, वो एक लेडीज़ की आवाज़ जैसे बोल रहा था। दीपक हरमन को लगातार बोल रहा था कि भाई क्या हरकतें कर रहा है तू, चल अंदर चल, घर के अंदर चल। लेकिन हरमन सिर्फ एक ही रट लगा के बैठा हुआ था कि मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। तो अब दीपक को गुस्सा आ जाता है, वो हरमन को उसके बाजू से पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता है उसको एक बिजली का झटका महसूस होता है और दीपक जो है नीचे गिर जाता है। अब वो हरमन के अंदर लेडीज़ थी, दीपक को वार्निंग देती है कि मुझे मांस खाना है, अगर तू मांस नहीं लेके आया तो मैं तेरे इस दोस्त को मार दूंगी। दीपक ने जैसे ही ये सुना तो अब उसको एहसास हो चुका था कि ये चुड़ैल का साया है और वो अब हरमन के अंदर है। और दीपक ने एक और चीज़ नोट करी कि लेडीज़ की आवाज़ के साथ साथ ये हरमन मतलब पहाड़ी भाषा में बोल रहा है और हरमन को पहाड़ी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी।
अब दीपक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो दीपक क्या करता है कि अपने चाचा के लड़के को कॉल करता है और जो जो वहाँ पे घटना हो रही है वो सब अपने भाई को बताता है, मतलब चाचा के लड़के को बताता है। तो उसके चाचा का लड़का क्या करता है कि वो अपने पापा को लेकर वहाँ मतलब उनके घर आ जाते हैं। उनका घर बिल्कुल ही पास था, मतलब दीपक के चाचा के घर बिल्कुल पास था। तो दीपक का चाचा और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं। जब तक उसके चाचा और भाई उसके पास आते हैं तब तक हरमन उसी पेड़ पर उल्टा लटक चुका था, और ये इतनी तेजी से हुआ कि दीपक को भी पता नहीं चला कि ये यहाँ से कब उस पेड़ पर उल्टा लटक गया। यहाँ की नेगेटिव वाइब को ये तीनों जने फील कर रहे थे, दीपक, दीपक का चाचा और उसका भाई। तो अब ये क्या करते हैं, जब हरमन बेहोश होता है उसको घर के अंदर लेके आते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। हरमन के जागने के बाद अब दीपक का चाचा कहता है कि ये क्या चीज़ थी और तुम्हारे पीछे कैसे लग गया। जो पिछली रात को इंसिडेंट हुआ, दीपक और हरमन उसके चाचा को एक्सप्लेन करते हैं। अगले दिन दीपक का चाचा उन दोनों को किसी चेले के पास लेके जाता है। चेले ने साफ साफ उनको देखकर सीधा कह दिया कि इन पर किसी बुरी चुड़ैल का साया है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा तो दीपक के चाचा ने कहा कि इनके साथ ये घटना हुई है, तो पूरी घटना एक्सप्लेन करी जो इनके साथ हुआ था। जैसे ही ये घटना एक्सप्लेन करी तो उस चेले ने सीधा बोला कि ये जो चुड़ैल है, जो ये मांस लेके आए थे, उस मांस की वजह से पीछे लगी थी। जो मांस था वो बिल्कुल सच्चा था, वो बिल्कुल भी झूठा नहीं था, जिस वजह से चुड़ैल जो है इनके पीछे लग गई है। चेले ने बोला कि ये चुड़ैल इतनी आसानी से जाएगी नहीं, इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये क्या करते हैं कि उस रात 7 मुर्गे लेकर आते हैं और काटकर उनको ऐसे गोल सर्कल में रखते हैं। अब जो चेला है अपना रिचुअल्स कर रहा था और ये दोनों जो है उस सर्कल के अंदर बैठे हुए थे। जैसे जैसे ये चेला जो है कोई मंत्र पढ़ रहा था, वो मांस के टुकड़े अपने आप गायब हो रहे थे। वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखा, लेकिन वो मांस के टुकड़े अपने आप गायब होते जा रहे थे। जैसे ही लास्ट टुकड़ा गायब हुआ, उसके बाद चेले ने बोला कि अब ठीक है, अब ये तुम्हारे पीछे नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जिस पर विश्वास अविश्वसनीय जैसे है। अगर आपके पास भी ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।